वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पहले आज के एजेंडे को देख लेते हैं। एजेंडा आज का क्या क्या होगा और फिर आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रश्न है मिक्स्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज है, जीके जीएस है और ये एस्टेट 24 बीपीएससी टीआरई 3-4 और हेडमास्टर सबके लिए ये होगा। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नोत्तरी को। आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएं और साथ ही लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। Fill in the blanks with articles like a and the. C dash excellent swimmer. Option is an, a, the, more than one of the above, none of the above. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। We visited dash museum yesterday. Option is A and the. Right option is option C, the. Next question. Which of the following is commonly found in bathroom? Option is shower, toilet, refrigerator, more than one of the above, and none of the above. Comment your answer. Right answer is option D, shower and toilet. Next question. Which of the following is typically found in a kitchen? Option is stove, washing machine, oven, more than one of the above, and none of the above. Right option is option D, oven and stove. Next question. What is the seventh month of the year? Option is July, August, June, more than one of the above, and none of the above. Right option is option A, July. Next question. Which letter is vowel? Option is B, C, A. More than one of the above, none of the above. Right answer is option C, A. There are 5 vowel and rest letter are consonant. Next question. If Tom is Sally's father, what is Sally's to Tom? Option is daughter, mother, sister, more than one of the above, none of the above. Right option is option A, daughter. Next question. If Sarah's mother is Peter's daughter, how is Sarah related to Peter? Option is daughter, mother, granddaughter, more than one of the above, none of the above. Right option is option C, granddaughter. नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक आपके इंग्लिश के प्रश्न थे जो भाषा के, और अब आगे भाषा में हिंदी के प्रश्न आए हैं आपके सामने। चलिए देखते हैं। तुम वहां जा सकते हो, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? ऑप्शन है इसका संदेहवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक और उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, आज्ञावाचक।
वाक्य में यहाँ किसी व्यक्ति को किसी निश्चित जगह पर जाने की आज्ञा दी जा रही है, अतः यह उदाहरण जो है वो किसका हो गया? आज्ञावाचक के। आज्ञावाचक जो है ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, ये वाक्य आज्ञावाचक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है बहादुर, तौलिया, सरकार, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, तौलिया। यहाँ तौलिया शब्द जो है पुर्तगाली शब्द है, शेष विकल्प असंगत है। और पुर्तगाली शब्द का और उदाहरण अगर देखें तो आलपीन, आलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, इस्पात, स्त्री आदि पुर्तगाली शब्द हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल हैं। सरकार जो है यहाँ वो फारसी शब्द है और बहादुर जो है वो है तुर्की शब्द। तो सही विकल्प जो है इसका ऑप्शन बी हो गया, पुर्तगाली शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में देशज शब्द का चुनाव कीजिए। ऑप्शन इसका देखते हैं। चिड़िया, मतलब, सरकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जो जवाब है वो है चिड़िया। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी व पुर्तगाली शब्द हैं। तो यहाँ आपने देखा चिड़िया जो है वो देशज शब्द हो गया, मतलब जो है वो अरबी शब्द है और सरकार जो है वो फारसी शब्द है। तो इसका सही विकल्प जो है वो हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है इसका चंद्रिका, तीक्ष्ण, धरती, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी, धरती। धरती तद्भव शब्द है। सही आंसर जो हो गया वो धरती हो गया। तो देखते हैं अब अगले प्रश्न को। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ऑप्शन है इंसान खां, ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हिंदी भाषा में किसने मेघदूत काव्य का अनुवाद किया? इसका विकल्प देखते हैं। लल्लूलाल, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है राजा लक्ष्मण सिंह। भावांतरण की सरलता, शैली की लालित्य, शुद्ध ब्रज भाषा व सवैया छंद वाली राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुवादित रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द सदानंद कौन सी संधि है? इसका विकल्प देखते हैं। अयाधि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी,
व्यंजन संधि। सत जोड़ आनंद, सदानंद। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता हो उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन को हल संधि भी कहा जाता है। और विसर्ग संधि जो है वो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निराशा का जो संधि विच्छेद होगा नीह जोड़ आशा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द सुरारी में कौन सी संधि है? इसका विकल्प देखते हैं। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्वर संधि के भी आपको हमने परिभाषा बताया। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, स्वर संधि। सुरारी का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सुर जोड़ अड़ी। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित वाक्य काफुर होना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प देखते हैं। गायब हो जाना, कफ होना, गप्पे मारना, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है गायब हो जाना, ऑप्शन ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से गंभीर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन है नागर, विक्रय, वाचाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, वाचाल। आप लोग भी चैनल को देखते रहिए और लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शब्द पुरंदर का पर्यायवाची है। आइए विकल्प देख लेते हैं इसका। बादल, इंद्र, विष्णु, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, इंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द निश्चय में प्रयुक्त की गई संधि का नाम बताइए। विकल्प है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न। निम्न में से अक्षौत्रज्ञों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग, अल्प प्राण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन। अक्षौत्रज्ञों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जहां पर दोहरे व्यंजन का उच्चारण के साथ प्रयोग किया जाता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कॉज और सौ बराबर अक्ष होता है, तोज और रो बराबर त्र होता है और जॉज और यो बराबर ज्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। तुम जितना मांगोगे मैं उतना दूंगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? विकल्प है पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, संबंधवाचक। जितना उतना शब्द का प्रयोग करके किसी वस्तु या व्यक्ति में संबंध बताया जा रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बहुत डरपोक है वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखते हैं विकल्प। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। यहाँ डरपोक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग करके एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि बताते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न। प्रत्येक आदमी यही कहेगा वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक का बोधक है। ऑप्शन है द्विवचन, बहुवचन, एकवचन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एकवचन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंह शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने हेतु किस प्रत्यय की आवश्यकता है? इसका विकल्प देख लेते हैं। आइन, नी, आनी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नी। प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आ, आव, पा, पन, न। ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार पुल्लिंग के जाति और भाव बताने वाले शब्दों में नी लगा दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि सिंहनी का पुल्लिंग शब्द सिंह होगा, अतः सिंह शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने हेतु इसमें नी प्रत्यय लगाने की आवश्यकता होती है, जिससे यह सिंहनी बन जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? विकल्प इसका देखते हैं। राम फल खाता है, सीता जाती है, राधा दौड़ती है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है सकर्मक क्रिया। तो इसका सही उत्तर कमेंट कीजिए। इसका देखते हैं सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो कर्म के साथ आती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, खाना क्रिया के साथ कर्म फल है। और अकर्मक क्रिया वह है जिसमें कोई कर्म नहीं होता है एवं काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन पढ़ता है, सीता जाती है, राधा दौड़ती है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इसका जो सही जवाब हुआ वो हुआ ऑप्शन ए, राम फल खाता है। देखते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कितने नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? आइए इसके विकल्प को देख लेते हैं। भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, दिनों के नाम, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, दिनों के नाम। देखते हैं अगले प्रश्न को। नील गगन सा हृदय शांत हो रहा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आइए देखते हैं इसका विकल्प। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता क्या है?
जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है, नील गगन सा हृदय, मतलब तुलना किया जा रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के भाषा के अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। शब्द जो है वो है हथकड़ी। इसका विकल्प देखते हैं, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आप लोग जवाब कमेंट कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहते किसे हैं वो जान लेते हैं। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। तो हथकड़ी का अगर विग्रह करके देखते हैं तो क्या बनता है, हाथ के लिए कड़ी, अर्थात हथकड़ी। इसलिए इसका जो सही जवाब हो गया वो तत्पुरुष समास हो गया, ऑप्शन ए। अब जनरल स्टडी के प्रश्न को शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आइए विकल्प देखते हैं। एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप जो है पूर्वी भूमध्य सागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। और एशिया महाद्वीप में जो है वो लगभग कितने देश हैं? 40 देश हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आकृतिक क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आइए विकल्प देखते हैं। किसी देश का एक राजनीतिक उपविभाग, भाषा और रीति विभाजन द्वारा परिभाषित एवं सांस्कृतिक क्षेत्र, एक भौगोलिक क्षेत्र जिसे विशिष्ट भू आकृतियों और भौतिक विशेषताओं द्वारा अभिलक्षित किया गया है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एक भौगोलिक क्षेत्र जिसे विशिष्ट भू आकृतियों और भौतिक विशेषताओं द्वारा अभिलक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के इस शिलालेख से राजा सतकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती? ऑप्शन है नानेघाट शिलालेख, हल्मीदी शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नानेघाट शिलालेख, जहां से राजा सतकर्णी के बारे में जानकारी प्राप्त हो। नानेघाट शिलालेख जो है एक प्राचीन भारतीय शिलालेख है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है और यह भारत के महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। शिलालेख में सतकर्णी प्रथम नाम के एक सातवाहन राजा के नाम का उल्लेख है जो अपने सैन्य अभियानों और विजय के लिए जाना जाता था। यह शिलालेख जो है सातवाहन राजा सातकर्णी प्रथम के शासनकाल के दौरान लिखा गया था और इसका जो भाषा था वो कौन सा था? प्राकृत भाषा था और लिपि जो था वो ब्राह्मी लिपि में था। देखते हैं अगले प्रश्न को। उस स्थान का नाम लिखिए जहां पुरातत्वविदों ने गड्ढे वाले घरों की खोज की थी। ऑप्शन है बुर्जहोम, गुफकराल, महागड़ा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बुर्जहोम। बुर्जहोम वह स्थान है जहां पुरातत्वविदों द्वारा गड्ढे वाले घरों की खोज की गई थी। बुर्जहोम भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह अपनी नवपाषाण और मेगालिथिक संस्कृतियों के लिए जाना जाता है जो लगभग 3000 ईसा पूर्व की है। अगला प्रश्न।
सिंधु घाटी किस काल की है? विकल्प इसका देखते हैं। नवपाषाण युग, कांस्य युग, पुरापाषाण युग, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, यह किसका है? कांस्य युग का। ऐसा माना जाता है कि यह 2600 ईसा पूर्व के आसपास उभरा और लगभग 1900 ईसा पूर्व तक चला। हालांकि कुछ अनुमान बताते हैं कि लगभग यह 1700 ईसा पूर्व तक चला होगा। कांस्य युग मानव इतिहास की एक अवधि में जिसमें उपकरण, हथियार और अन्य वस्तुओं के लिए कांस्य का व्यापक उपयोग होता है। कांस्य युग के दौरान लोगों ने तांबे और टीन के मिश्र धातु कांस्य बनाने के लिए धातु के अयस्कों को निकालने और हेरफेर करने की खोज की, जो पत्थर और लकड़ी जैसे पहले इस्तेमाल की गई सामग्रियों की तुलना में बहुत कठिन और अधिक टिकाऊ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यूनानी खोजकर्ता के बारे में माना जाता है कि उसने भारत का पहला विवरण लिखा? ऑप्शन देखते हैं। साइलैक्स, हेरोडोटस, हिप्पोक्रेट्स, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। हेरोडोटस जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं, इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस। और यहाँ पूछा जा रहा है कि यूनानी खोजकर्ता के बारे में जो भारत का पहला विवरण लिखा था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। साइलैक्स जो थे एक ग्रीक खोजकर्ता थे और भूगोलवेत्ता थे, जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में रहते थे। उन्हें सिंधु नदी की खोज और भारत के पहले ज्ञात मानचित्र पर काम के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास के एक सांख्यिकीय स्रोत का उदाहरण है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं और आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा अपना आंसर कमेंट के रूप में दीजिए। तो इसका विकल्प जो है सिक्के हैं, शिलालेख, स्मारक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास एक सांख्यिकीय स्रोत का उदाहरण, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्के। देखते हैं अगले प्रश्न को। नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका जो ऑप्शन है वो है मार्च 1602, मार्च 1606, जून 1687, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मार्च 1602। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी नीदरलैंड के स्टेट्स जनरल ने चार्टर्ड किया था। इसे पहला बहुराष्ट्रीय निगम माना जाता है। इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। यह एक निजी व्यापारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, भूरे शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल उपस्थित होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल ए और डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, क्लोरोफिल ए और सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? ऑप्शन है विद्युत बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पेशीय बल। अगला प्रश्न, सूर्य के ऊर्जा स्रोत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस का हीलियम में रूपांतरण, कार्बन ईंधन का कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण,
सूर्य में हाइड्रोजन गैस का जलना, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जंग लगने के लिए दो आवश्यकताएं क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। जंग लगने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक होती है, ये है ऑक्सीजन और जल अर्थात नमी। इसलिए लोहे के बर्तन को सूखे स्थान पर रखा जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के गेट पर पेंट की परत चढ़ा दी जाती है। लोहे के पदार्थ जंग लगने के कारण कमजोर हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक नहीं है? पहला है लाइकेन, दूसरा हल्दी है, तीसरा दही है। अब इसका विकल्प देखते हैं। 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, केवल दही। अगला प्रश्न देखते हैं, तपेदिक कैसे संचारित होता है? ऑप्शन है मच्छरों के माध्यम से, दूषित भोजन के माध्यम से, संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तपेदिक जो कहा जाता है वो कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। इससे प्रायः फेफड़े प्रभावित होते हैं तथा इससे गुर्दे, रीढ़ और मस्तिष्क पर भी प्रभाव हो सकता है। जब कोई सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट खांसता है, बोलता है या कुछ गाता है, तब पास के किसी व्यक्ति के सांस लेने से जीवाणु उसके अंदर चले जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति भी टीबी से संक्रमित हो जाता है। अगला प्रश्न, न्यूटन की गति का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किस नियम से बनता है? ऑप्शन है जड़ता का नियम, वेग का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जड़ता का नियम। अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के किस कोशिकांग में बाहरी पदार्थों और कोशिकीय अपशिष्ट को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं? ऑप्शन है केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है? विकल्प है अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 248, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 263। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद ISC की स्थापना का प्रावधान है। अगला प्रश्न, पोइला बैसाख डैश है। विकल्प इसका देखते हैं, ओडिसी नववर्ष, बंगाली नववर्ष, गुजराती नववर्ष, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पोइला बैसाख जो है वो है ऑप्शन बी, बंगाली नववर्ष। यह बांग्लादेश का आधिकारिक कैलेंडर भी है और यह पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में मनाया जाता है। असम में इसे बिहू के नाम से जाना जाता है और केरल में विशु के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? पहला है उसे 6 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा है वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
आइए इसका विकल्प देखते हैं। केवल 2, ना तो 1 और ना ही 2, केवल 1 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास योग्यता होनी चाहिए वो ये है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक है और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 33+1 जज होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। पंजान एथलेटिक्स ग्रां प्री 2019 में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? विकल्प देखते हैं। सती गीता, श्रुति चंद, हिमा दास, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हिमा दास। हिमा दास ने पोलैंड में स्टार पंजान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में 23.56 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में देश की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक समिति का गठन किया। इसका ऑप्शन है रघुराम राजन, नंदन नीलकेनी, इसात हुसैन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इसात हुसैन। इसात हुसैन समिति के प्रमुख थे लेकिन अब समिति का नेतृत्व बाला सुब्रमण्यम है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से इस मंदिर को मई 2023 तक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन है मीनाक्षी मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। यह न केवल विश्व स्तर पर सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक होने का गौरव रखता है बल्कि 5 पंच केदार मंदिरों में सबसे ऊंचा है। हाल ही में इसे मई 2023 में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैताल देउल मंदिर देश में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। वैताल देउल मंदिर जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। यह देवी चामुंडा कटनी को समर्पित है। और उड़ीसा के और प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जान लेते हैं। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, लिंगराज मंदिर और सूर्य मंदिर कोणार्क, ये सभी उड़ीसा में ही। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। बिहार का कौन सा जिला ग्रैंड ट्रंक रोड NH 19 से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं? ऑप्शन है पटना, गया, पूर्णिया या उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पूर्णिया। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के नाम से भी जाना जाता है, यह एक प्रमुख राजमार्ग है जो बिहार सहित कई राज्यों से होकर गुजरता है। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड महत्वपूर्ण शहरों और जिलों से होकर गुजरती है जिससे कनेक्टिविटी और व्यापार की सुविधा मिलती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। सोनपुर, पटना, गया, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए,
सोनपुर मेला। एशिया लेवल पे यह मेला लगता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर मेला स्थानीय रूप से कहा जाता है हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आयोजित किया जाता है। यह 1 महीने तक चलने वाला आयोजन है, जो पूरे भारत और पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में व्यापारियों, किसानों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह मेला जो है मवेशियों, घोड़ों, हाथियों, कुत्तों और पक्षियों सहित विभिन्न जानवरों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन, मनोरंजन की सवारी और सामान और हस्तशिल्प बेचने वाले विभिन्न स्टॉल भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में किनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, एम एन राव, जवाहरलाल नेहरू, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। और कब वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो वो जो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1892, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1935। 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का प्रावधान, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान, ये सारे कहां से हैं? भारत परिषद अधिनियम से हैं। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार के श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो श्रम मंत्री जो अंतरिम सरकार में थे वो थे बाबू जगजीवन राम। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, जापान, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है ये लिया गया है फ्रांस से। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी? ऑप्शन है 8, 12, 22, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा रहा है मूल संविधान। इसका जो सही जवाब होगा, वर्तमान में यह अनुसूची है 12, लेकिन मूल संविधान प्रश्न में कह रहा है तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न, इनमें से राज्य सूची के विषय हैं। ऑप्शन है भूमि, वन, जनगणना, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, सूची 3 तरह के हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो तीनों के विषय अलग अलग हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है इन तीनों में से राज्य सूची के विषय कौन से? तो राज्य सूची को जो विषय है इन तीनों में से वो है भूमि। अगला प्रश्न, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? अभी हाल ही में हुआ है। इसका ऑप्शन देखते हैं, 31 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2020, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 2019। अगला प्रश्न, इनमें से मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या ऑप्शन डी या ऑप्शन ई? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, न्यायपालिका। देखते हैं अगले प्रश्न को।
भारत में वर्ष 2011 में डैश जनगणना संपन्न हुई थी। ऑप्शन है 11वीं, 13वीं, 15वीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 15वीं जनगणना। और पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो हरियाणा में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा का निर्धारण करती है? ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान दो देशों की सीमा का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। वह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन है फाहियान, भैंसांग, इत्सिंग, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, फाहियान। और कब किया था इन्होंने यात्रा भारत का? ये किया था 399 से 414 ईस्वी के समय में। अगला प्रश्न देखें, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए है। विकल्प है मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चिरांद या ऑप्शन डी और ई। तो धान की खेती के जो प्रमाण है वो यूपी के कोल्डिहवा में इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब मेहरगढ़ में क्या क्या हुए हैं? तो मेहरगढ़ में गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों का प्रमाण और कपास के प्राचीनतम साक्ष्य व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये है कहाँ? मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में भी पड़ता है। और यहाँ से क्या हुआ है? कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य भी मिले हैं। यह किस काल का है? तो यह है नवपाषाण काल का। और कोल्डिवा के बारे में भी जान लेते हैं। कोल्डिवा जो वर्तमान में यूपी में है, धान की खेती के प्रमाण यहाँ से मिले हैं जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। और चिरांद जो है हड्डी के उपकरण जो प्रायः हिरण के सींगों से निर्मित होते हैं, यह यहाँ से प्राप्त हुआ है। चिरांद जो है बिहार में स्थित। देखते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन है सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सुमेरियन सभ्यता। अगला प्रश्न और आज का अंतिम, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया गया है? विकल्प है जौ, गेहूं, चावल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है यव, जौ के लिए प्रयोग किया गया है। आप लोग इसी तरह चैनल को अपना प्यार देते रहिए, प्रेम और स्नेह बनाए रखिए चैनल के प्रति, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए आज के प्रश्नोत्तरी को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए।